मैं खुल के कहती हूँ महेश शर्मा से, मुझे कमल के फूल से कोई नफरत नहीं है, मैं बहुत प्यार करती हूँ कमल के फूल से, अपने योगी जी से, मोदी जी से। मुझे बस कुछ गुस्सा आ रहा है या कुछ भी समझ लो, महेश शर्मा जी से आ रहा है मुझे। नीरज के नाम से कराएंगे, बस स्टैंड नीरज के नाम से कराएंगे। आप खुर्जा में जाके किसी बच्चे से पूछ लो, कोई बता देगा कि नायक नीरज कुमार को अशोक चक्र मिला है? नहीं बता। और 22 साल के बाद बच्चे के पास आप कहते हैं जब एजुकेशन ही नहीं है तो वो करेगा क्या? नमस्कार, उदय इंडिया में स्वागत है आपका। मैं हूं अंशुमान आनंद। और पहले चरण का चुनाव खत्म हो चुका है, अब अगले चरण की तैयारी है जो कि 26 अप्रैल को होगा। और दिल्ली से नोएडा में अगले चरण का चुनाव है। गौतम बुद्ध नगर यहाँ से भाजपा के महेश शर्मा प्रत्याशी हैं और सपा और कांग्रेस की ओर से भी यहाँ पे एक गुर्जर उम्मीदवार खड़े हैं। तो इस वक्त हम खड़े हैं नोएडा सेक्टर 37 में। एक अर्बन इलाका है और हमारे पीछे मातृशक्तियाँ हैं, देश की नारी शक्तियाँ हैं, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खास फोकस रहा है। तो उनसे बात करेंगे कि उनके मन में क्या चल रहा है और कैसे वो इस चुनाव में रिएक्ट करेंगी। हम सबसे एक एक करके बात करेंगे। जी, आपका शुभ नाम? सीमा दुबे। सीमा जी, आप सेक्टर 37 के निवासी हैं और क्या आप रुझान देखती हैं इस बार के चुनाव में? बीजेपी का ही है। क्यों बीजेपी का क्यों है? हमारे को तो सही लगता है खैर बीजेपी का, कि काम किया है बीजेपी ने, और हमें स्थायी सरकार चाहिए। तो बाकियों से क्या शिकायत है आपको? बाकी में कोई लीडर नहीं है ऐसा। और भाजपा में क्या खासियत है? मोदी जी। आपके यहाँ से उम्मीदवार कौन है, आप जानती हैं? हाँ जी, महेश चंद्र शर्मा। तो आप महेश चंद्र शर्मा के काम से खुश हैं? हाँ जी। बहुत खूब। अब आगे बढ़ते हैं। जी, आपका शुभ नाम? ऋतु भसीन। ऋतु जी, आप नोएडा के निवासी हैं और मतलब आपको क्या चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं, किस आधार पे वोट करती हैं आप? देखिए, ऐसा है ना कि अभी अगर हम योगी राज देखा जाए तो योगी राज काफ़ी काम किया है उन्होंने। नोएडा का नक्शा ही एक तरीके से चेंज हो गया, जो पहले था वो अब नहीं है, अब तो बहुत विकास हो गया है यहाँ पर। अभी है कि लेकिन यह है कि महंगाई तो दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। हमारे तो किचन का बजट बिल्कुल आसमान ही छू रहा है अब तो। अब क्या कह सकते हैं, लेकिन यह है कि एक स्थायी सरकार है तो फिर योगी राज तो चाहिए। किचन के बजट की बात की आपने, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आम जनता से जुड़ा मुद्दा है। आपको किचन में जैसे कि ईंधन यानी गैस, दाल, चावल जैसी चीज़ें होती हैं, इसमें क्या महंगा हुआ है, क्या सस्ता हुआ है? सभी चीज़ महंगी हो गई, सस्ती तो कुछ हुआ ही नहीं। अभी तो जो पहले था वो तो रहा ही नहीं है बजट। अब तो फिर और बढ़ता ही चला जा रहा है। जो पिछले साल हम लेते थे अब, या 6 महीने पहले लेते थे, अब तो वही है ही नहीं। अब तो दिन दूनी रात चौगनी उन्नति हो रही है हर चीज़ में। लेकिन बस यही है, स्थायी सरकार चाहिए, तो बस इसी वजह से हमें योगी राज ही चाहिए। पिछले 10 सालों से मोदी जी की सरकार है, आप कह रही हैं महंगाई में कंट्रोल नहीं हो रही है, फिर भी आप बीजेपी को वोट करना चाहती हैं? हाँ, गुंडा राज नहीं है यहाँ पर। अब कम से कम ये है कि हमें अब दिखाई नहीं देता गुंडा राज यहाँ पे। पहले नहीं तो यूपी का हाल ख़राब था, अब नहीं है। इसी वजह से हमें जो है मोदी जी चाहिए और योगी जी चाहिए। तो ये योगी जी की वजह से या मोदी जी की वजह से है? देखिए, दोनों की वजह से, दोनों की वजह से। क्योंकि मोदी जी का शासन 10 साल का है और योगी जी का शासन अभी सेकंड टर्म का है, अभी 6 साल हुए हैं। तो 6 साल पहले नोएडा में क्या आप देखती थी सिक्योरिटी का माहौल, अभी क्या माहौल है? देखिए, माहौल पहले ख़राब भी था, अब अच्छा है, अब अच्छा है। हम लोग अपने आप को सिक्योर महसूस करते हैं अब, कि हम निकल जाते हैं तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती है, या हमारे आगे बच्चों के लिए बच्चे जाते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती है। गुंडे हाँ, वो भी सब डरे हुए हैं। हाँ। तो महिला सुरक्षा एक बड़ा अहम मुद्दा है, जिसमें योगी जी को लगता है अच्छे नंबर मिल रहे हैं महिलाओं की तरफ से। तो हम आगे बढ़ेंगे। जी, आपका शुभ नाम? मीना शर्मा। जी, आप लोकसभा चुनाव में आपका रुख क्या रहने वाला है?
हम तो मोदी जी के नाम पे ही वोट देंगे, क्योंकि हमारे एरिया में और किसी पार्टी का कोई उम्मीदवार हमने देखा ही नहीं और मेरे को नाम तक नहीं पता कि इसमें खड़ा कौन है। ठीक कह रही हैं, और हमें सिर्फ महेश शर्मा जी का नाम पता है और किसी का पता ही नहीं है कि कौन सी पार्टी खड़ी है और ना कोई हमारे एरिया में अभी तक आया। भी नहीं। तो हमें तो सिर्फ मोदी जी और योगी जी का पता है और किसी का पता ही नहीं। ये है मेन हमारा तो। और हमारा तो जहाँ तक है कि हम बीजेपी को ही देना चाहते हैं, क्योंकि मोदी जी से अच्छा तो शायद अभी पीएम इंडिया को मिला नहीं है अभी तक, जिसने करप्शन इतनी दूर करी है और सिक्योरिटी दी है। अभी उतनी ज़्यादा चेन स्नैचिंग वगैरह थोड़ी कम हुई है, जैसे बीच में हमारे एरिया से इतनी गाड़ियाँ चोरी और इतना व्हीकल आप खड़ी ही नहीं कर सकते थे, अभी थोड़ा कम हुआ है हमारे एरिया में। और थोड़ा हम चाहते हैं कि महेश शर्मा जी थोड़ा हमारे एरिया पे ध्यान दें, क्योंकि सड़कें और सबकी हालत बहुत ख़राब है अभी भी, और थोड़ा वो ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि हम उनको सपोर्ट करते हैं तो हम चाहते हैं वो भी हमें सपोर्ट करें थोड़ी ना। यही है हमारी इच्छा। हम एक माध्यम, एक मीडियम है जो आपकी आवाज़ महेश शर्मा जी तो और मोदी तक पहुंचाएंगे। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है महिला सुरक्षा, आपने सुरक्षा ही कही कि, और मोदी जी का शासन 10 सालों का है, तो 10 सालों में आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आया, नेगेटिव चेंजेस आए, क्या हुआ? नहीं, सकारात्मक बदलाव तो आया है इतने दिनों में, क्योंकि थोड़ा मतलब करप्शन पहले से थोड़ा कम हुआ है, ये तो हुआ है। करप्शन कम हुआ है, हाँ, सफाई की तरफ ध्यान थोड़ा दिया है। पहले से थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है सफाई पे और इन सब पर। अब टॉयलेट वगैरह बन गए हाँ, हैं। ये एक बहुत अच्छी बात है। टॉयलेट्स वगैरह तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो पहले बहुत दिक्कत थी लेडीज के लिए। फोकस नहीं करता हाँ, था। ये योगी जी ने किया, ये बहुत अच्छा है लेडीज के लिए। आपको कहीं दिखाई नहीं देंगे नोएडा में। तो पहले से काफ़ी सुधार हुआ है सफाई में भी और सब चीज़ों में, ये तो है सुधार। आपसे पहले मैडम थी, उन्होंने कहा कि किचन का बजट बढ़ा है। एज वुमेन आप क्या कहेंगे इस पे? किचन का पहले से महंगाई तो हुई है। अब मेरे को लगता है कि लोगों की तनख्वाहें पे बढ़ी है, तो मेरे को लग रहा है कि महंगाई भी बढ़ रही है, क्योंकि लोगों की इनकम भी बढ़ रही है उस हिसाब से ना। और समय के साथ मेरे को लग रहा है कि महंगी हो भी रही हैं चीज़ें, और हम पर फिर भी अफोर्ड कर पा रहे हैं उसके हिसाब से, क्योंकि उस हिसाब से सैलरीज भी बढ़ी हैं थोड़ी सी। ये तो फ़र्क है, पहले गवर्नमेंट में इतनी ज़्यादा सैलरीज नहीं थी, अभी पेंशन वगैरह में भी अच्छा सुधार हुआ है, तो हम कर पा रहे हैं, महंगाई के साथ भी मुकाबला कर पा रहे हैं, ये है इसलिए। हम टैक्स दे रहे हैं, हमें फिर तो हम दर्शकों को बता दें कि हम जिस जगह पे खड़े हैं वो डिफेंस पर्सनल्स की कॉलोनी है, और यहाँ पे बहुत मतलब डिफेंस पर्सनल ज़्यादा और डिफेंस पर्सनल काफ़ी ज़्यादा हैं, तो उनके लिए 1 रैंक 1 पेंशन का मामला बड़ा इंपॉर्टेंट था। हम आगे बात करेंगे। जी, आपका शुभ नाम? सुकेशी महापात्र। जी, तो आपका रुख क्या रहने वाला है इस चुनाव में, 2024 के चुनाव में? जिसकी काम दिखाई देती है उसी को वोट देंगे। मोदी जी का काम दिखाई देती है, योगी जी का भी काम दिखाई देती है, तो उनको ही देंगे। क्या क्या काम आपको पसंद आए हैं? उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, सफाई जो है, यहाँ नोएडा में काफ़ी काम बनी है ना, फिल्म सिटी भी बन गया है, एयरपोर्ट भी बना है, तो ऐसे सारे काम दिखाई देती है। उसमें भी जो लोअर ग्रेड की है उनको भी मिलता है काम करने को, तो उनको भी रोजगार होता है। नहीं, निजी तौर पे आपके जीवन में क्या बदलाव आया है? मेरे में इतना तो कुछ खास नहीं है, हम मिडिल क्लास है, हमें तो कुछ नहीं मिलता। टैक्स तो हम देते हैं, सैलरी भी प्राइवेट में है तो प्राइवेट में तो मिलती नहीं है, पर पेंशन तो हमें मिलती नहीं है। टैक्स देते हैं पर कुछ नहीं मिलता। आपने बड़ी बहुत अहम बात कही कि मिडिल क्लास की लाइफ में कोई बदलाव नहीं आया है। मतलब आपको लगता है कि जो मोदी सरकार की योजनाएं हैं या तो बहुत गरीब तबके के लिए है, बहुत अमीर तबके के लिए हाँ है। जी, हाँ जी, मिडिल क्लास के लिए तो कुछ नहीं है। जैसे प्राइवेट सेक्टर में करते हैं, टैक्स तो हम देते हैं पर रिटर्न में हमें कुछ नहीं मिलता, ये भी तो है ना। पर हाँ, अभी जो कुछ बच्चों, कुछ भी, चाहे मेडिकल की हो, एजुकेशन की हो, इसमें कोई डेवलपमेंट अभी तक नहीं हुआ है। हाँ, अभी उन्होंने करा है कि 70 अबव की सारे लोगों को मेडिकल फ्री करेंगे, पर अब जब होगा फिर देखेंगे, ठीक है ना। पर अब मिडिल क्लास के लिए तो कुछ नहीं है। जैसे सबके लिए पेंशन भी है, गवर्नमेंट की बढ़ा दिया, पर मिडिल क्लास की तो ऐसे कुछ नहीं होता। आगे बढ़ते हैं। जी, आपका शुभ नाम? अस्मिता खेरा। स्मिता जी, आपका रुख क्या रहने वाला है इस बार के चुनाव में? चुनाव में तो बीजेपी आएगी।
पसंद तो सब बीजेपी की कर रहे हैं हम लोग। तो अभी आपने कहा, जब वो बता रही थी कि मिडिल क्लास लाइफ में कोई बदलाव नहीं आया है, तो फिर भी आपका रुख बीजेपी की तरफ है। हाँ नहीं, देखिए पर्सनल तौर पे तो बदलाव इतना ज़्यादा आ भी नहीं सकता, क्योंकि वो हम मतलब अलग चीज़ होती है। लेकिन जब समाज में आप देखते हैं कोई चोरी नहीं है कुछ, यहाँ पे इतनी चेन स्नैचिंग थी, हमारे घर के बाहर भी आके हम लोगों के सामने चेन खींच के ले जाते थे, या फिर हम थोड़ी दूर भी कहीं जाते हैं पीछे ताला टूट जाता, तो वो सब सेफ्टी बहुत है, वो भी बहुत ज़रूरी है। हाँ बाकी पर्सनल मतलब थोड़ा मिडिल क्लास के लिए इन लोगों को करना चाहिए, जैसे ट्रीटमेंट के लिए आप मेडिकल कुछ इंश्योरेंस या कुछ ऐसा करें कि थोड़ा चाहे हमसे ले ले 500 या 1000 पर मंथ, तो कुछ मतलब जैसे आयुष्मान योजना है, ये सब छोटे लोगों के लिए हमारी थोड़ी सी इनकम देख के वो लोग से। लेकिन कभी कभी इस तरह की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, जैसे आपको ज़्यादा महंगा इलाज है तो वो मिडिल क्लास भी अफोर्ड नहीं कर सकते। ज़रूरी नहीं है कि गरीब लोग नहीं कर सकते, हम लोग भी नहीं कर सकते कभी कभी, तो उसके लिए कुछ थोड़ी सी उनको फैसिलिटीज मिडिल क्लास के लिए करनी चाहिए। बाकी महंगाई का किचन का तो फिर भी हम अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि आप चलो आप टमाटर या कुछ आप 20-30 रुपए फालतू भी कोई बात नहीं, लेकिन मेडिकल में थोड़ा सा इनको या बच्चों की एजुकेशन के लिए थोड़ा सा हेल्प करनी चाहिए। जैसे बच्चे हैं हम लोगों के कभी डॉक्टर बनना चाहते हैं या इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो मिडिल क्लास की कई बार इतनी इनकम नहीं हो सकती वो डॉक्टरी करवा सके, तो उनके बच्चों के लिए थोड़ी सी गवर्नमेंट को करनी चाहिए हेल्प। आयुष्मान भारत योजना तो देश के सभी निवासियों के लिए है, इसमें तो गरीब लोगों के नहीं, मिडिल क्लास के लिए नहीं है। उसमें भी एक इनकम का वो है कि आपकी कितनी इनकम है उस हिसाब से, और उसके भी है कि सारे जो महंगी दवाइयाँ हैं आयुष्मान योजना में गरीब को भी नहीं मिलती। सिर्फ जो नॉर्मल कुछ एक होती है ना, जो नीचे वाले होती है, जो अपर जो कुछ जेनेरिक दवाई होती है वही मिलती है, जो महंगी दवाई है वो नहीं मिलती। अगर इंश्योरेंस पहले से भी नहीं किया हुआ है तो भी नहीं मिलता। नहीं, मिडिल क्लास के लिए इस तरह की चीज़ें करनी चाहिए जो कि मतलब कोई बच्चा बड़ी क्लास मतलब कोई हाई एजुकेशन लेना चाहता है कोई, मतलब उसके लिए कुछ करें, या फिर कुछ महंगा कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ गई है ट्रीटमेंट में, कुछ कोई ऑपरेशन किसी को करवाना पड़ रहा है, अब आजकल 5-5, 10-10 लाख रुपए मांग लेते हैं, वो मिडिल क्लास में नहीं अफोर्ड, उनके पास इतनी सेविंग ही नहीं होती। उसके लिए हेल्प करनी चाहिए। किचन का को फिर भी हम लोग मैनेज कर लेते हैं, क्योंकि चलो कोई नहीं, अगर हमारी 5000 रुपये महीना खर्चा बढ़ा है तो इनकम भी थोड़ी सी बढ़ती है सबकी, ऐसा उसमें कोई खास फर्क नहीं है। ये चीज़ मुझे लगती है कि मिडिल क्लास के लिए इनको करनी चाहिए। तो मातृशक्ति से बात करके पता चला कि हेल्थ और एजुकेशन ये दो चीज़ें उनके जहन में हैं, और हम आगे बढ़ेंगे। जी आपका शुभ नाम? मेरा नाम शुभ नाम है परमेश्वरी देवी। मेरे हस्बैंड नायक नीरज कुमार अशोक चक्र विजेता। 2015 में मुझे अशोक चक्र मिला था, जब मेरे ये विधायक थे महेश शर्मा खुर्जा के, जब मुझे उस अशोक चक्र मिला था। तो हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि एक शहीद नायक नीरज कुमार जी की पत्नी है, उनके साथ हम खड़े हैं। तो इस बार के चुनाव में क्या रुख रहने वाला है आपका? मेरा तो रुख तो कमल के फूल की तरफ ही है, पर मैं महेश शर्मा से ज़्यादा रुष्ट हूँ, क्योंकि वो मेरा नाम सुन के, मेरे हस्बैंड का नाम सुन के मुझे तुरंत पहचान लेंगे, क्योंकि उन्होंने मुझे छोटी बहन माना, मेरे घर गए हैं पर कुछ काम नहीं करा। आपको पता है हस्बैंड खोने के बाद कितनी दिक्कतें आती हैं अकेली लेडीज़ को, जो मैं उस दिक्कत से निकल के मैं वार्ड नंबर 12 में सेक्टर 37 पर रेंट के घर पे दे रखी हूँ। महेश शर्मा ने जो जो वायदे करे मेरा एक भी पूरा नहीं। मेरे को बोला था स्मारक बनाएंगे, मेरे को बोला था गेट बनवाएंगे, उन्होंने कुछ नहीं करा। मैंने अपने बलबूते पे स्मारक बनवाई अपने हस्बैंड की, और मैं गेट भी बनवा रही हूँ। अब इस टाइम हमारी विधायक मीनाक्षी हैं, हमारे खुर्जा की, उनसे भी मिल के आई हूँ। मैं बहुत लोगों से मिली हूँ, ऐसा नहीं है, मैं राजनाथ सिंह से भी मिली हूँ, और मैं मोदी जी से मिली, और मैं योगी जी से नहीं मिल पाई, क्योंकि योगी जी का फ़ोन है ना गलत टाइम पे आया था। सुबह फ़ोन कर रहे हैं कि 4 बजे मीटिंग है, नहीं पहुंच पाई मैं। और मुझे है ना योगी जी से कोई शिकायत नहीं है, मुझे बहुत अच्छे नेता लगते हैं, पर महेश शर्मा जी अच्छे हैं, कमल के फूल पर खड़े हैं इसलिए, पर वो वायदे करके निभाते नहीं हैं, झूठ बोलते हैं। क्या वायदा उन्होंने किया था? उन्होंने बोला था हम आपके ना हर समय संबंध मदद करेंगे, आपके लिए घर दिलवाएंगे। आज मैं रेंट पे रहती हूँ वार्ड नंबर 12 में। मेरे बच्चे ना एक 3 साल का था, एक 5 साल का था। आज मेरे बच्चे ने एक 12th में, एक 11th में। मैंने अपने बलबूते पर पीछे मुड़ के देखा ही नहीं महेश शर्मा ने, और सारे वायदे मेरे लिखित में रखे हैं। अगर एक भी वायदा करा हो तो महेश शर्मा मेरे सामने आके बता सकते हैं, क्योंकि मैं है ना यहाँ पर आपको पर्सनल ऐसी बातें नहीं कि ये मेरी पर्सनल बातें हैं,
मुझे ना महंगाई से कोई लेना देना नहीं, कुछ नहीं। क्योंकि देखो डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर में मेरे हस्बैंड है एक पहले ही जिसको अशोक चक्र मिला हुआ, कितनी बड़ी बात है। आज तक तुम महेश शर्मा से पूछ लेना, उन्हें ये भी नहीं पता होगा नायक नीरज कुमार को अशोक चक्र मिला हो। अगर उन्हें पता है तो मुझे आके बता दें। देखिए, आप जिस बात को कह रही हैं कि आपकी निजी बात है, ये निजी बात नहीं है। हाँ, आपके पति ये देश के लिए सबको लग रहा होगा आपके मैं पति देश के लिए शहीद हुए थे और आपकी जो समस्याएं हैं वो देश की समस्याएं हैं, इसलिए आप खुल के बोलिए। हाँ जी, मेरे को वायदे की तो पूरी लिस्ट रखी है, बाकायदा साइन करे हुए रखे। एक भी अगर उन्होंने मेरा वायदा पूरा करा हो तो मैं बता दूँ। बस मैं अब इस बात पे हूँ, अपने बच्चों को पढ़ा रही हूँ, अच्छी उनको शिक्षा दे रही हूँ और वो अपनी मेहनत से कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि उन्होंने कहा खुर्जा रोड नीरज के नाम से कराएंगे, बस स्टैंड नीरज के नाम से कराएंगे। आप खुर्जा में जाके किसी बच्चे से पूछ लो, कोई बता देगा कि नायक नीरज कुमार को अशोक चक्र मिला है? नहीं बता पाएगा। ये चीज़ है ना, इस चीज़ की ना शहीद की वैल्यू मैंने हरियाणा में देखी है, अपने उत्तर प्रदेश खुर्जा में तो बिल्कुल नहीं। ये विधायक भी बन के चले गए, सांसद भी बन के चले गए, अब पता न क्या बनेंगे, पर कुछ नहीं करते हैं ये। मैं खुल के कहती हूँ महेश शर्मा से, मुझे कमल के फूल से कोई नफरत नहीं है, मैं बहुत प्यार करती हूँ कमल के फूल से, अपने योगी जी से, मोदी जी से। मुझे बस कुछ गुस्सा आ रहा है या कुछ भी समझ लो महेश शर्मा जी से आ रहा है मुझे। और देखो आप ये नहीं सोचो मैं महेश शर्मा, चंद्रमोहन सिंह और ये धीरेन्द्र विधायक और ये क्या कहता अपने शिकारपुर के विधायक, ऐसा कोई विधायक नहीं है जिसके पास मैं नहीं गई हूँ। सब कमल के फूल के हैं ना, कोई विपक्ष का नहीं है ना। कोई पूछ तो बता तो दो शहीद की पत्नी आई है। और मुझे देश ने बहुत सम्मान दिया है, मैं ये नहीं कहती, मैं सम्मानित औरत हूँ क्योंकि मुझे राष्ट्रपति पे खुद प्रणब मुखर्जी ने सम्मानित करा है, तो मैं सम्मानित लेडीज हूँ, इसमें मैं कभी झुकूंगी नहीं। निस्संदेह। अच्छा, आपको कोई पेंशन वेंशन की समस्या तो नहीं आती है? नहीं नहीं, वो तो हमारी पेंसिल की समस्या तो हमारी है ना, फौजी करेगी ना। ये लोग कुछ नहीं कर पाते पेंसिल के बारे, इन्हें कुछ पता ही नहीं है इसके बारे में। इसकी समस्या तो मेरी यूनिट करती है ना, मेरा सोल्जर बोर्ड करता है। इससे कोई नेता फेता को कोई लेना देना नहीं है पेंसिल के बारे में। तो आपको अगर कोई मुश्किल आ रही हो आपके लिवलीहुड से रिलेटेड तो आप हमें बताइए ताकि आप बात आगे तक पहुंचा सकें। अब मुश्किल तो ये है जो बात कर, अब मेरे पास यहाँ पर लिस्ट नहीं है, मैं आपको लिस्ट दिखा सकती हूँ। एक है ना, वीर नारी को इतने वायदे मत करो जो ना कर पाए। मैं तो कहती हूँ क्लियर बोल के चले जाओ कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, वो बात सही है ना। झूठी उम्मीद देना ठीक नहीं है। आज इलेक्शन आ गया तो याद कर लेते हैं, फिर कोई याद नहीं करता। या शहीद हो जाता है तब उसको 1 महीना तक तो खूब अच्छी तरह से याद करते हैं, फिर सब भूल जाते हैं, कोई याद नहीं करता उसे। ये है, बस याद करती है तो अपनी यूनिट करती है और कोई याद नहीं करता उसको। सबसे बुरा होता है उम्मीदों का दम तोड़ना, जो कि मनुष्य को एक मुश्किल में डाल देता है। हम आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ एक युवा महिला मौजूद हैं। जी, आपका शुभ नाम क्या है? जी, मेरा नाम भावना है। मोदी जी ने सब कुछ किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर, गांव, स्वच्छ जल योजना, शौचालय, सभी चीज़ों में बहुत अच्छा से प्रगति हुआ है। महिला सशक्तिकरण, महिला के लिए काफ़ी उत्थान का कार्य किए हैं, लेकिन सिर्फ छोटे मतलब गरीब लोगों के लिए किया गया है। मिडिल क्लास के बारे में कुछ नहीं सोचा गया है। मिडिल क्लास का वेतन का एक बड़ा हिस्सा टैक्स में कट जाता है। इस बार के बजट में भी टैक्स पे कोई बात नहीं की गई। तो मुझे बस ये शिकायत है कि मिडिल क्लास के भी दिनों दिन हम लोगों की महंगाई बढ़ती जा रही है और टैक्स भी बढ़ते जा रहे हैं। तो टैक्स के बारे में थोड़ा होना चाहिए, सिर्फ गरीब के बारे में नहीं सोचना चाहिए। हम लोगों की कितनी सैलरी है, उसमें रेंट, खाना पीना, महंगाई इतनी बढ़ गई है। तो ये है मेरा। तो आप ये कहना चाहते हैं कि सरकार जो है वो मिडिल क्लास का ध्यान नहीं रख रही है, वो या तो अपर क्लास का या लोअर क्लास का, या आप दोनों तरफ से मार पड़ती है मिडिल क्लास को? मिडिल क्लास को दोनों तरफ से मार पड़ती है, एग्जैक्टली। बीच में फंस के रह जाते हैं हम लोग, ना कोई सुविधाएं ना और कुछ। बाकी उत्थान तो अच्छा हुआ है, देश का तो अच्छा हुआ है, करप्शन बंद हो गया है, बाकी सब कुछ अच्छा है बीजेपी के राज्य में। लेकिन ये है कि बजट आया गया, टैक्स के बारे में कोई चर्चाएं नहीं हुई। अच्छा, देखिए, मोदी जी की सरकार 10 साल से है और उम्मीद की जा रही है कि आगे भी मोदी जी की सरकार बनेगी। तो आप जरा अपने स्ट्रॉन्ग शब्दों में एक मांग रखिए जो हम आगे तक पहुँचाएंगे। जी सर, मेरा यही मांग है कि टैक्स को मतलब मिडिल क्लास के बारे में भी सोचा जाए। इतना टैक्स नहीं निचोड़ा जाए कि हम लोगों का बजट एकदम डगमगा जाए, हम लोग कुछ अच्छे स्कूल में बच्चे को नहीं पढ़ा पाएँ, अपना खर्च उठाने में असमर्थ रहें।
जी आपका शुभ नाम? किरण। आप इस बार के चुनाव से क्या उम्मीद है आपको? इस बार के चुनाव से यही उम्मीद रखती हूँ मैं कि जो आज के यूथ है, बेरोजगार बच्चे एजुकेशन तो पूरा ले लेते हैं, माँ बाप एजुकेशन में इतना पैसा खर्च करते हैं, सब कुछ पर नौकरियाँ कहाँ हैं उनके लिए? नौकरी है ही नहीं। जो बंदे आजकल नौकरियों में हैं उनको ही निकाल रहे हैं, तो जो आज का यूथ है वो कहाँ जाएगा? बच्चे एजुकेशन लेने के बाद कोई चाय बेच रहा है, कोई बेकार घूम रहा है, कि कोई बेचारा ऐसे ही बैठा है, चोरी चकारी इससे बढ़ेगी। फिर तो जब रोजगार ही नहीं मिलेगा उनको तो करेंगे क्या वो? प्रधानमंत्री का कहना है कि स्वरोजगार अपनाइए, क्या उस बारे में क्या कहेंगे आप? उस बारे में सब नहीं कर सकते ना उसमें। उसके लिए सरकार मुद्रा लोन और बहुत सारे अरेंजमेंट्स कर रही है। तो लोन तो मिलेगा, पर बच्चों को देना भी तो पड़ेगा वापस से, और उसके लिए बच्चों को रिश्वतें भी देनी पड़ेंगी। फिर तो ऐसे कहाँ मिलेगा वो? बताइए ना कि आपका रोजगार चली जाएगा, और हर कोई का रोजगार चलता भी नहीं है, चलेगा नहीं चलेगा। तो नौकरियां किस तरीके से, सिर्फ सरकारी नौकरियों को नौकरी मानते हैं आप? नहीं, सभी इस फील्ड में बोल रही हूँ मैं, प्राइवेट हो गया, सरकारी हो गया, नौकरियाँ तो नौकरियाँ ही होती है। पर आज का यूथ जो है, इतना एजुकेशन लेने के बाद भी कोई उनके लिए कुछ नहीं है, और बल्कि जो कंपनियाँ आजकल आधे लोगों को तो निकाल ही दे रही हैं, कहाँ जाएंगे? आपके सामने ये एग्जाम्पल, मतलब आपने ये डेटा कहाँ से कलेक्ट किया? मतलब आपने अपना एक्सपीरियंस बताइए। मैंने डेटा कलेक्टिंग में जो लोगों का एक्सपीरियंस सुनती हूँ, बहुत से लोग ऐसे हैं, जैसे सर्कल में हम जाते हैं, मैं अपने छोटी वाली डॉटर को लेके जाती हूँ क्लासेस के लिए, तो वहाँ पर भी कई लोग ऐसे बात करते हैं कि बच्चे इतना एजुकेशन ले चुके हैं पर उनको कहीं अच्छी जॉब नहीं मिल रही कुछ, क्योंकि बच्चों का जो एजुकेशन है उसके हिसाब से तो उनको जॉब भी चाहिए ना। जब जॉब ही नहीं होगी तो बच्चे एजुकेशन वो क्या करेंगे? एजुकेशन लेके भी क्या है, हाई ले लेते हैं, हाँ मिल ही नहीं रही तो वो नहीं कर सकते ना वो। एक और बात अगर आप पूरा न मन में कहना चाहती हूँ, क्योंकि जैसे एजुकेशन लोन इन्होंने कर रखा है, उसमें क्या प्रॉपर्टी देखते हैं, आपके नाम पे प्रॉपर्टी है तो अरे ये किसका, मतलब जिसके नाम, जिसके पेरेंट्स का घर नहीं है या प्रॉपर्टी है, उनके बच्चे तो फिर लोन से वंचित रह जाते, फिर क्या फायदा? इसका मतलब तो वो मीडियम, मतलब एक गरीब इंसान तो गरीब ही रह जाएगा ना। मतलब पैसे वाला जिसके नाम पे 1 करोड़ का मकान है, उसके पेरेंट्स ने तो लोन लेके दे दिया। अब जिसके पेरेंट्स के पास मकान अपने नाम नहीं है, कभी कभी जॉइंट फैमिली होती है, जैसे दादी दादा के नाम पे मकान है, आगे अब 2-3 भाई हैं, एक का बच्चा पढ़ना चाहता है और वो दादी के नाम पे मकान है, तो पोते को तो लोन नहीं मिलता, घर तो उनका है। ये हमारे साथ खुद बीत चुका है, घर तो हमारा है लेकिन वो हमारे नाम पे नहीं है, तो हम लोन नहीं ले पाए। और मैंने बेटे को पढ़ाया, हमें पता हमने कितनी मुश्किल से पढ़ाया, तो फिर ये तो इस लोन का तो कोई फायदा नहीं है ना। मतलब उसमें प्रॉपर्टी ना देखी जाए। अगर आप लोन दे रहे हैं ठीक है, आप हर कोई गारंटी मांगता है, लेकिन आप प्रॉपर्टी देख के लोन देंगे तो फिर कोई फायदा ही नहीं है ना। वो तो वही है, फिर अमीर तो अमीर बन जाएगा, फिर गरीब तो वही गरीब ही रह जाएगा। नहीं, साथ में हमारा जो है युवा प्रधान देश है, तो अगर युवा प्रधान देश है तो अगर आप ये कहते हैं कि स्वरोजगार करिए, तो हर युवा तो स्वरोजगार नहीं कर सकता ना, आपको नौकरियां भी तो अरेंज करनी चाहिए ना। अगर नौकरियां नहीं अरेंज करेंगे तो फिर वही वाली बात है, इनका कहना भी सही है कि भाई फिर तो आगे करप्शन बढ़ेगा, चोरी डकैती बढ़ेगी, ये सब बढ़ेगा ही। जब नौकरियां नहीं होंगी, कुछ काम नहीं होगा, हर कोई तो अपना रोजगार नहीं शुरू कर सकता। आप ये कहते हैं जी आप पढ़ाई कर लिया, अब आप जो है चाय का ठेला लगा लीजिए, आप पकौड़े बना लीजिए, ये आप कहना आसान होता है, ये करना आसान नहीं होता। करते हैं इतना पढ़ा के क्या बच्चों को हमने इतना अगर पढ़ाया, तो क्या हमने पकौड़े की रेडी लगाने के लिए उनको पढ़ाया? तो 8 पढ़ा के भी कर सकते। आप ये अपने ऊपर एक बार उनको जो ये कहते हैं उनको अपने ऊपर एक बार लेके देखिए कि हाँ ये कहना आसान है लेकिन करना आसान नहीं होता। माँ बाप के ऊपर कितना बीती है उनसे पूछिए जरा, ये गलत है। अगर आप कहते हैं हमारा एक युवा प्रधान देश है, तो युवा के लिए आपको अरेंज करनी चाहिए नौकरियां, अवसर बनाने चाहिए। हर कोई स्वरोजगार कैसे लेगा अपना? और स्वरोजगार अगर चाहिए तो उसके लिए लोन चाहिए। इनकी बात भी ठीक है कि अगर लोन लेना तो उसके लिए आपने इतनी सारी शर्तें रखी हुई हैं, जो है कहाँ से लोन मिलेगा हमें? पेपर वर्क ही नहीं खत्म होता। अच्छा, एक सवाल और, देखिए आप डिफेंस फैमिली से आप लोग बिलोंग करते हैं, अग्निवीर योजना सरकार ने चलाई, इस पे क्या रिएक्शन है आपका? बिल्कुल बेकार योजना है जी। 4 साल के लिए आप किसी को जो है आप उनको सारी ट्रेनिंग दे रहे हैं, आप सब कर रहे हैं, और एक शब्द बात है कि हाँ भाई 4 साल के लिए आपने उनको अपने पास रखा, उनको ट्रेनिंग दी, अब अगर वो 22 साल के बाद रिटायर हो जाते हैं तो फिर का रोजगार ही तो नहीं है इसके बाद, इसलिए तो वो 18 साल में जा रहे हैं। ना तो वो बच्चा पढ़ने ना पढ़ने जोगा रहा, वो उसके पास ना एजुकेशन हुई, ना उसके पास 22 साल के बाद वो क्या करेगा आप बताइए?
क्या कोई कंपनी उसको, सिक्योरिटी एजेंसी भी उसको कोई हायर नहीं करेगी उसको? 12 स्कूलों क्या करेगा वो? 12 सिर्फ एजुकेशन उसके पास 12 ही है ना, सिर्फ 12th तक ही पढ़ा हुआ है वो, उसके पास तो कुछ और है ही नहीं, एजुकेशन ही नहीं है उसके पास। ये अग्निवीर योजना तो एक फ्लॉप योजना है। आप ये देखिए, अगर आप ये देखिए लद्दाख में जो है वो इतने दिन अनशन पे बैठे रहे, वो किस लिए बैठे रहे? इसलिए बैठे रहे कि यहाँ ये अग्निवीर योजना कोई काम की है ही नहीं। हमारे यहाँ के जो है जो सैनिक है वो चीन उनको हायर कर रहा है, ये सोचनी चाहिए मोदी जी को बातें। ये तो तानाशाही वाली, बिल्कुल तानाशाही वाली बात है कि आप आर्मी में भी ये जरूर ले आए। हाँ, और उसके बाद कोई आपने उनको जब वो 22 साल के बाद रिटायर हो रहे हैं, आपने उनको कुछ नहीं देना, ना मेडिकल फैसिलिटी है उनके पास, ना उनके पास कोई फैसिलिटी आपने नहीं देनी। सरकार ये दावा कर रही है कि 4 साल के बाद उनके पास करीब 10-20 लाख रुपए की पूंजी होगी और पुलिस में, सीआरपीएफ में, बीएसएफ में उनको प्रायोरिटी मिलेगी। उससे संतुष्ट नहीं है आप? देखिए, जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है, 10 लाख कहाँ चले जाएंगे कुछ पता ही नहीं है, वो फटाफट खत्म हो जाते हैं। आज आप मकान लेने जाते हैं तो आपको 10 लाख तो कहीं कुछ है ही नहीं। जिस हिसाब से मकानों का रेट बढ़ा है उस हिसाब से 10-20 लाख आजकल के ज़माने में कुछ काम नहीं करता। और 22 साल के बाद बच्चे के पास आप कहते हैं जब एजुकेशन ही नहीं है तो वो करेगा क्या? लेकिन उसकी जो ट्रेनिंग है वो दैट इज इक्विवेलेंट टू ग्रेजुएशन की ट्रेनिंग, उसको मतलब सर्टिफिकेट मिलेगा उसको। इक्विवेलेंट है ना, लेकिन उसके बाद ये खुद ही नहीं किसी को नौकरी देंगे। अगर हम कहीं बीएसएफ में चले जाएं या कहीं चले जाएं, ये एक सिर्फ कागजी योजना है और कुछ नहीं है। ये कुछ काम नहीं आने वाली। अभी जो फर्स्ट बैच निकला है उसके बाद अब देखें जरा कितने लोगों को बीएसएफ नौकरी देती है या कितने लोगों को और कोई नौकरी देता है। छोटी उम्र में 22 साल के बाद बच्चे को पास जब एजुकेशन ही नहीं है तो वो कहाँ से नौकरी लेगा? नौकरी मिलेगी 1.5 लाख 2 लाख, सोचने की बात है ना। और जिस हिसाब से महंगाई है उस हिसाब से 10-20 लाख रुपए तो कहाँ हवा में उड़ जाएंगे कुछ पता ही नहीं चलेगा। जी, आपका शुभ नाम? लक्ष्मी पुंडीर। जी, आप इस बार के चुनाव में क्या रुख देख रही हैं? मोदी ही जीतेगा। मोदी बहुत अच्छा काम कर रहा है, कहीं कहीं पे थोड़ा गलती तो होता है, पहले वाली सरकारों ने गलत किया है तो उसे संभलने में टाइम तो लगेगा ही, पर हमारे उत्तराखंड के लिए तो बहुत अच्छा हो गया, क्योंकि उत्तराखंड में बिजली हुआ, पानी हुआ, लैटरिंग हुआ, सड़क हो गया, और क्या चाहिए? उधर के लोग अंधेरे में रहते थे तो बहुत विकास हुआ। तो अच्छा, कुछ किसी से हम लोग जिसको प्रेम करते हैं वो चाहते हैं उसकी कमियां भी सामने आए ताकि वो सुधार लाए, तो कुछ कमियां बताइए। मोदी वैसे कर ही रहा है अच्छा, कुछ गलतियां तो सभी करती है, सभी पार्टियां करती है। कमियां यही जो बता रहे हैं अग्निवीर वाला, ये थोड़ा ठीक नहीं है। 4 साल के बाद बच्चे कहाँ जाएंगे? फौज में जाने के बाद तो फिर वो बेकार हो जाएंगे। अब जैसे हमारे ससुर ने किया तो अभी तक उनका चल रहा है, रोटी तो खा रहे ना, तो उनके लिए तो पेंशन अच्छा ही हो गया, लेकिन अब वालों के लिए थोड़ा मुश्किल हो गया। बाकी तो बहुत अच्छा मोदी कर रहा है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन वो जो ट्रेनिंग मिलेगी अग्निवीर के तहत वो जीवन में काम नहीं आएगी उनके? अगर आगे नौकरी नहीं मिलेगी तो फिर क्या ट्रेनिंग काम आएगी? अगर आगे उनको नौकरी नहीं मिलती है, नहीं कहीं नौकरी मिलती है, फिर उन्होंने खाली घूम रहा है 4 साल बाद, ये तो गलत हो जाएगा ना। उसमें से लगभग 25% एकोमोडेट होंगे आगे रेगुलर आर्मी के तौर पे, बाकी के लोग सीआरपीएफ और बाकी सारी जो स्पेशल पुलिस फोर्सेस है, स्टेट पुलिस फोर्सेस, उसमें जाने का प्लान, लेने का सरकार का प्लान है ताकि पुलिस में ट्रेनिंग कम हो। इस बारे में आपने सोचा है कभी? हाँ, वो भी अच्छा है। अगर बच्चा अच्छा होगा तो वो कहीं भी सक्सेस भी हो सकता है, ये भी ठीक है। जो बच्चा अच्छा होगा तो वो कहीं भी ठीक हो जाएगा, लेकिन जो नालायक होएगा थोड़ा वो हो जाएगा तो फौज में जाने के बाद बाहर भी हो जाएगा, तो फिर उसकी तो लाइफ बर्बादी हो गई ना, कि 4 साल जाके फिर घर में बैठ गया। ये थोड़ा गलत हो गया बच्चों के लिए। बाकी तो मोदी बहुत अच्छा कर रहा है मेरी तरफ से तो। धन्यवाद, आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा ही हुआ है। हाँ, तो अपना निजी अनुभव बताइए। मेरा नाम लक्ष्मी पुंडीर। नहीं, अपना निजी अनुभव, पर्सनल एक्सपीरियंस बताइए, क्या क्या अच्छा हुआ आपकी लाइफ में? मोदी देखो सब कुछ दे रहा है, राशन फ्री दे रहा है, किसान योजना के पैसे दे रहा है, काफ़ी अच्छी सुविधाएं भी मोदी दे रहा है गरीबों को, है ना। जो बेचारे गरीब थे उनके लिए भी अच्छा ही हो रहा है ना, ठीक ही हो रहा है। जी, आपका शुभ नाम? दीप्तिमयी नायक। इस बार क्या रुख रहेगा आपका चुनाव 2024 को देखते हुए? मोदी ही जीतेगा। मोदी ही जीतेंगे। मतलब क्या ऐसा खास है मोदी में? नहीं, वो अच्छा काम कर रहे हैं तो हम चाहते हैं कि आगे मतलब वही रहे,
कुछ और बढ़िया बढ़िया काम करें। अच्छा, मोदी जी 10 साल से प्राइम मिनिस्टर हैं, तो 10 साल से पहले आपके जीवन में 10 साल के बाद क्या क्या बदलाव दिखाई दिए? सबसे बड़ा है जो स्वच्छ भारत अभियान, अभी थोड़ा साफ सुथरा मिलता है, और जो गुंडागर्दी था वो भी थोड़ा सा कम हुआ है। पहले रात को डर लगता था कहीं जाने के लिए, अभी थोड़ा सा है, लगता है कि नहीं है सुरक्षित, और टॉयलेट वगैरह वो सब बन गया है बस। और एज ए हाउस वाइफ आपके किचन का क्या हाल है? किचन तो बड़ा हुआ है, बहुत बड़ा हुआ है। तो आपको नहीं लगता कि मोदी जी को किचन का बजट कंट्रोल करना चाहिए? वो कंट्रोल करना चाहिए पक्का। तो ये आपको डिमांड रखनी पड़ेगी ना? हाँ नहीं, रखना तो चाहिए, क्योंकि बजट बहुत बड़ा हुआ है, पैसा आता है कभी चला जाता है, पता ही नहीं चलता है। तो आज से 10 साल पहले आपका किचन का बजट कितना था एज ए अमाउंट, और अभी कितना है आप बताइए? हिसाब से सैलरी भी तो लोगों की बढ़ गई है भाई। हाँ, पहले जितना था अब तो बहुत बढ़ गया, 4 गुना बढ़ गया, 4 गुना बढ़ गया है। यानी कि पहले 1000 रुपये था तो अब 4000 रुपये हो गया है। महंगाई को तो किस चीज़, क्या क्या चीज़ आप महंगी देख रही हैं किचन में? सब कुछ, दाल चावल दूध तो साल में 4 बार 5 बार बढ़ता है, हर 2-3 महीने दूध का रेट बढ़ जाता है, चावल दाल सभी बढ़ रहा है, सब्जी क्या कम, कुछ सभी बढ़ा है। मनमोहन सिंह जब मुख्यमंत्री थे तो अरहर की दाल का रेट लगभग 300 रुपये किलो चला गया था, अभी रेट क्या चल रहा है? अभी शायद 180। तो रेट बढ़ा है या घटा है? नहीं, वो तो बीच बीच में कभी बढ़ जाता है कभी घट जाता है, लेकिन नॉर्मल बड़ा रहता है। अच्छा, सरसों तेल की कीमत पहले करीब बीच में चली गई थी, 180-90 चली गई थी, अभी 120 के आसपास है। हाँ, होगा। तो उस बारे में क्या ख्याल है आपका? नहीं, मेरे हिसाब से थोड़ा सा मतलब कम होना चाहिए। ठीक है, थैंक यू।